अज्ञेय जी का संस्मरण, वसंत का अग्रदूत। निराला जी को स्मरण करते हुए एकाएक शांतिप्रिय द्विवेदी की याद आ जाए। इसकी पूरी व्यंजना तो वही समझ सकेंगे जिन्होंने इन दोनों महान विभूतियों को प्रत्यक्ष देखा था। यूँ औरों ने शांतिप्रिय जी का नाम प्रायः सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में लिया है, क्योंकि वास्तव में तो वह पंत जी के ही भक्त थे। लेकिन मैं निराला जी के पहले दर्शन के लिए इलाहाबाद में पंडित वाचस्पति पाठक के घर जा रहा था तो देहरी पर ही एक शिंकिया पहलवान के दर्शन हो गए, जिसने मेरा रास्ता रोकते हुए एक टेढ़ी उंगली मेरी ओर उठाकर पूछा, आपने निराला जी के बारे में विश्व भारती पत्रिका में बड़ी अनर्गल बातें लिखती हैं। यह सिंकिया पहलवान, जो यूँ अपने को कृष्ण कन्हैया से कम नहीं समझता था, इसलिए हिंदी के सारे रसिक समाज के विनोद का लक्ष्य बना रहता था, शांतिप्रिय की अविधा का भूषण था। जिस स्वर में सवाल मुझसे पूछा गया था उससे शांतिप्रियता टपक रही हो ऐसा नहीं था। आवाज़ तो रसिक शिरोमणि की जैसी थी, वैसे थी ही उसमें भी कुछ आक्रामक चिड़चिड़ापन भरकर सवाल मेरी ओर फेंका गया था। मैंने कहा, लेख आपने पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट आई है। तब लेख आप पढ़ लीजिए, तभी बात होगी, कहकर मैं आगे बढ़ गया। शांतिप्रिय जी की युद्धम देहि वाली मुद्रा एक कुंठित मुद्रा में बदल गई और वह बाहर चले गए। यूँ रिपोर्टें सही थी। विश्व भारती पत्रिका में मेरा एक लंबा लेख छपा था। आज यह मानने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि उसमें निराला के साथ घोर अन्याय किया गया था। यह बात 1936 की है, जब विशाल भारत में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी निराला के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। यूँ चतुर्वेदी जी का आक्रोश निराला जी के कुछ लेखों पर ही था, उनकी कविताओं पर उतना नहीं। कविता से तो वह बिल्कुल अछूते थे, लेकिन उपहास और विडंबना का जो स्वर चतुर्वेदी जी की टिप्पणियों में मुखर था, उसका प्रभाव निराला के समग्र कृतित्व के मूल्यांकन पर पड़ता था और मेरी अपरिपक्व बुद्धि पर भी था ही। अब यह भी एक रोचक व्यंजना भरा संयोग ही है कि सीकिया पहलवान से पार पाकर मैं भीतर पहुंचा तो वहां निराला जी के साथ एक दूसरे दिग्गज भी विराजमान थे, जिनके खिलाफ भी चतुर्वेदी जी एक अभियान चला चुके थे। एक चौकी के निकट आमने सामने निराला और उग्र बैठे थे। दोनों के सामने चौकी पर अधमरे गिलास रखे थे और दोनों के हाथों में अधजले सिगरेट थे। उग्र जी से मिलना पहले भी हो चुका था। मेरे नमस्कार को सिर हिलाकर स्वीकार करते हुए उन्होंने निराला से कहा, यह अज्ञेय है? निराला जी ने एक बार सिर से पैर तक मुझे देखा। मेरे नमस्कार के जवाब में केवल कहा, बैठो। मैं बैठने ही जा रहा था कि एक बार फिर उन्होंने कहा, जरा सीधे खड़े हो जाओ। मुझे कुछ आश्चर्य तो हुआ, लेकिन मैं फिर सीधा खड़ा हो गया। निराला जी भी उठे और मेरे सामने आ खड़े हुए। एक बार फिर उन्होंने सिर से पैर तक मुझे देखा, मानो तौला, और फिर बोले, ठीक है। फिर बैठते हुए उन्होंने मुझे भी बैठने को कहा। मैं बैठ गया तो मानो स्वागत से स्वर में उन्होंने कहा, डौल तो राम बिलास जैसा ही है। डॉल तो रामबिलास जैसा ही है। रामबिलास, डॉक्टर रामबिलास शर्मा। पर उनके गहरे स्नेह की बात मैं जानता था, इसलिए उनकी बात का अर्थ मैंने यही लगाया
कि और किसी क्षेत्र में ना सही, एक क्षेत्र में तो निराला जी का अनुमोदन मुझे मिल गया है। मैंने यह भी अनुमान किया कि मेरे लेख की रिपोर्ट अभी उन तक नहीं पहुंची या पहुंचाई गई है। निराला जी सामान्य शिष्टाचार की बातें करते रहे, क्या करता हूँ, कैसे आना हुआ आदि। बीच में उग्र जी ने एकाएक गिलास की ओर इशारा करते हुए पूछा, लोगे? मैंने सिर हिला दिया। तो फिर कुछ चिढ़ाते हुए सर में बोले, पानी नहीं है, शराब है, शराब। मैंने कहा, समझ गया, लेकिन मैं नहीं लेता। निराला जी के साथ फिर इधर उधर की बातें होती रही। कविता की बात ना उठाना मैंने भी श्रेयस्कर समझा। थोड़ी देर बाद उग्र जी ने फिर कहा, जानते हो यह क्या है? शराब है, शराब। अपनी अनुभवहीनता के बावजूद तब भी इतना तो मैं समझ ही सकता था कि उग्र जी के इस आक्रामक रवैये का कारण वह आलोचना और भर्त्सना ही है जो उन्हें वर्षों से मिलती रही है। लेकिन उसके कारण वह मुझे चुनौती दें और मैं उसे मानकर अखाड़े में उतरूं, इसका मुझे कोई कारण नहीं दिखा। यह भी नहीं कि मेरे जानते शराब पीने का समय शाम का होता, दिन के 11 बजे का नहीं। मैंने शांत स्वर में कहा, तो क्या हुआ उग्र जी? आप सोचते हैं कि शराब के नाम से मैं डर जाऊंगा? देश में बहुत से लोग शराब पीते हैं। निराला जी केवल मुस्करा दिए, कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद मैं विदा लेने को उठा तो उन्होंने कहा, अब की बार मिलोगे तो तुम्हारी रचना सुनेंगे। मैंने खैर मनाई कि उन्होंने तत्काल कुछ सुनाने को नहीं कहा। निराला जी, मैं तो यही आशा करता हूँ कि अब की बार आपसे कुछ सुनने को मिलेगा। आशा मेरी ही पूरी हुई। इसके बाद 2-3 बार निराला जी के दर्शन ऐसे ही अवसरों पर हुए जब उनकी कविता सुनने को मिली। ऐसी स्थिति नहीं बनी कि उन्हें मुझसे कुछ सुनने की सूझे, और मैंने इसमें अपनी कुशल ही समझी। इसके बाद कि जिस भेंट का उल्लेख करना चाहता हूँ, उससे पहले निराला जी के काव्य के विषय में मेरा मन पूरी तरह बदल चुका था। वह परिवर्तन कुछ नाटकीय ढंग से हुआ। शायद कुछ पाठकों के लिए यह भी आश्चर्य की बात होगी कि वह उनकी जूही की कली अथवा राम की शक्ति पूजा पढ़कर नहीं हुआ, उनका तुलसीदास पढ़कर हुआ। अब भी उस अनुभव को याद करता हूँ तो मानो एक गहराई में खो जाता हूँ। अब भी राम की शक्ति पूजा अथवा निराला के अनेक गीत बार बार पढ़ता हूँ, लेकिन तुलसीदास जब पढ़ने बैठता हूँ तो इतना ही नहीं कि एक नया संसार मेरे सामने खुलता है, उससे भी विलक्षण बात यह है कि वह संसार मानो ऐतिहासिक अनुक्रम में घटित होता हुआ दिखता है। मैं मानो संसार का एक स्थिर चित्र नहीं बल्कि एक जीवंत चलचित्र देख रहा होता हूँ। ऐसी रचना तो कई होती हैं जिनमें एक रसिक हृदय बोलता है, विरली ही रचना ऐसी होती है जिसमें एक सांस्कृतिक चेतना सृजनात्मक रूप में अवतरित हुई हो। तुलसीदास मेरी समझ में ऐसी ही एक रचना है। उसे पहली ही बार पढ़ा तो कई बार पढ़ा। मेरी बात में जो विरोधाभास है वह बात को अस्पष्ट ही करता है। तुलसीदास के इस आविष्कार के बाद संभव नहीं था कि मैं निराला की अन्य सभी रचनाएं फिर से ना पढूं, तुलसीदास के बारे में अपनी धारणा को अन्य रचनाओं की कसौटी पर कसकर ना देखूं। अगली जिस भेंट का उल्लेख करना चाहता हूँ उसकी पृष्ठभूमि में कवि निराला के प्रति यह प्रगाढ़ सम्मान ही था। काल की दृष्टि से यह खासा व्यतिक्रम है
क्योंकि जिस भेंट की बात मैं कर चुका हूँ वह सन 36 में हुई थी और यह दूसरी भेंट सन 51 के ग्रीष्म में। बीच के अंतराल में अनेक बार अनेक स्थलों पर उनसे मिलना हुआ था और वह एक एक दो दो दिन मेरे यहाँ रह भी चुके थे, लेकिन उस अंतराल की बात बाद में करूँगा। मैं इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली चला आया था, लेकिन दिल्ली में अभी ऐसा कोई काम नहीं था कि उससे बंधा रहूं। अक्सर 5-7 दिन के लिए इलाहाबाद चला जाता था। निराला जी जब दारागंज में रहते थे, मानसिक विक्षेप कुछ बढ़ने लगा था और कभी कभी वह बिल्कुल ही बहकी हुई बातें करते थे, लेकिन मेरा निजी अनुभव यही था कि काफ़ी देर तक वह बिल्कुल संयत और संतुलित विचार विनिमय कर लेते थे। बीच बीच में कभी कभी वह बिल्कुल ही बहकते भी तो 2-4 मिनटों में ही फिर लौट आते थे। मैं शायद उनकी विक्षिप्त स्थिति की बातों को भी सहज भाव से ले लेता था या बहुत गहरे में समझता था कि जीनियस और पागलपन के बीच का पर्दा काफ़ी छीना होता है, कि निराला का पागलपन जीनियस का पागलपन है, इसलिए वह भी सहज ही प्रकृतावस्था में लौट आते थे। इतना ही था कि 2-4 व्यक्तियों और 2-3 संस्थाओं के नाम मैं उनके सामने नहीं लेता था और अंग्रेजी का कोई शब्द या पद अपनी बात में नहीं आने देता था, क्योंकि यह मैं लक्ष्य कर चुका था कि इन्हीं से उनके वास्तविकता बोध की गाड़ी पटरी से उतर जाती थी। उस बार सुमन शिवमंगल सिंह भी आए हुए थे और मेरे साथ ही ठहरे थे। मैं निराला जी से मिलने जाने वाला था और सुमन भी साथ चलने को उत्सुक थे। निश्चय हुआ कि सवेरे ही निराला जी से मिलने जाया जाएगा, वही समय ठीक रहेगा, लेकिन सुमन जी को सवेरे तैयार होने में बड़ी कठिनाई होती है। पलंग, चाय, पूजा पाठ और सिंगार पट्टी में 9 बज ही जाते हैं और उस दिन भी बज गए। हम दारागंज पहुँचे तो प्रायः 10 बजे का समय था। निराला जी अपनी बैठक में नहीं थे। हम लोग वहाँ बैठ गए और उनके पास सूचना चली गई कि मेहमान आए हैं। निराला जी उन दिनों अपना भोजन स्वयं बनाते थे और उस समय रसोई में ही थे। कोई 2 मिनट बाद उन्होंने आकर बैठक में झांका और बोले, अरे तुम, और तत्काल उठ हो गए। सुमन जी तो रसोई में खबर भिजवाने के लिए मेरा पूरा नाम बताने चले थे, लेकिन अपने नाम की कठिनाई मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने संक्षिप्त सूचना भिजवाई थी कि कोई मिलने आए हैं। उस क्षण भर की झांकी में हमने देख लिया कि निराला जी केवल कौपीन पहने हुए थे। थोड़ी देर बाद आए तो उन्होंने तहमद लगा ली थी और कंधे पर अंगोछा डाल लिया था। बातें होने लगी। मैं तो बहुत कम बोला, यूँ भी कम बोलता, और इस समय यह देखकर कि निराला जी बड़ी संतुलित बातें कर रहे हैं, मैंने चुपचाप सुनना ही ठीक समझा। लेकिन सुमन जी और चुप रहना। फिर वह तो निराला को प्रसन्न देखकर उन्हें और भी प्रसन्न करना चाह रहे थे, इसलिए पूछ बैठे, निराला जी आजकल आप क्या लिख रहे हैं? यूँ तो किसी भी लेखक को यह प्रश्न एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न जान पड़ता है। शायद सुमन से कोई पूछे तो उन्हें भी ऐसा ही लगे, फिर भी ना जाने क्यों लोग यह प्रश्न पूछ बैठते हैं। निराला ने एकाएक कहा, निराला? कौन निराला? निराला तो मर गया। निराला इज़ डेड। अंग्रेजी का वाक्य सुनकर मैं डरा कि अब निराला बिल्कुल बहक जाएंगे और अंग्रेजी में ना जाने क्या क्या कहेंगे, लेकिन सौभाग्य से ऐसा हुआ नहीं। हमने अनुभव किया कि निराला जो बात कह रहे हैं वह मानो
सच्चे अनुभव की ही बात है। जिस निराला के बारे में सुमन ने प्रश्न पूछा था वह सचमुच उनसे पीछे कहीं छूट गया है। निराला ने मुझसे पूछा, तुम कुछ लिख रहे हो? मैंने टालते हुए कहा, कुछ ना कुछ तो लिखता ही हूँ, लेकिन उससे संतोष नहीं है। वह उल्लेख करने लायक भी नहीं है। इसके बाद निराला जी ने जो 4-6 वाक्य कहे उनसे मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें याद करता हूँ तो आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि हिंदी काव्य रचना में जो परिवर्तन हो रहा था उसकी इतनी खरी पहचान निराला को थी। उस समय के तमाम हिंदी आचार्यों से कहीं अधिक सही और अचूक, और वह तब जबकि सारे आचार्य उन्हें कम से कम आधा विक्षिप्त तो मान ही रहे थे। निराला ने कहा, तुम जो लिखते हो वह मैंने पढ़ा है। इस पर सुमन ने कुछ उमंग कर पूछना चाहा था, अरे निराला जी, आप अज्ञेय का लिखा हुआ भी पढ़ते हैं? मैंने पीठ में चिकोटी काट कर सुमन को चुप कराया, और अचरज यह कि वह चुप भी हो गए। शायद निराला की बात सुनने का कुतूहल जयी हुआ। निराला का कहना जारी रहा, तुम क्या करना चाहते हो वह हम समझते हैं। थोड़ी देर रुक कर और हम दोनों को चुपचाप सुनते पाकर उन्होंने बात जारी रखी। स्वर की बात तो हम भी सोचते थे, लेकिन असल में हमारे सामने संगीत का स्वर रहता था और तुम्हारे सामने बोलचाल की भाषा का स्वर रहता है। वह फिर थोड़ा रुक गए। सुमन फिर कुछ कहने को कुलबुलाए और मैंने फिर उन्हें टोक दिया। ऐसा नहीं है कि हम बात को समझते नहीं हैं, हमने सब पढ़ा है और हम सब समझते हैं, लेकिन हमने शब्द के स्वर को वैसा महत्व नहीं दिया। हमारे लिए संगीत का स्वर ही प्रमाण था। मैं फिर भी चुप रहा, सुनता रहा। मेरे लिए यह सुखद आश्चर्य की बात थी कि निराला इस अंतर को इतना स्पष्ट पहचानते हैं। बड़ी तेज से मेरे मन के सामने उनकी गीतिका की भूमिका और फिर सुमित्रानंदन पंत के पल्लव की भूमिका दौड़ गई थी। दोनों ही कवियों ने अपने प्रारंभिक काल की कविता की पृष्ठभूमि में स्वर का विचार किया था, यद्यपि बिल्कुल अलग अलग ढंग से। उन भूमिकाओं में भी यह स्पष्ट था कि निराला के सामने संगीत का स्वर है, कविता के स्वर और ताल का विचार वह संगीत की भूमि पर खड़े होकर ही करते हैं, जबकि स्वर और स्वर मात्रा के विचार में पंत के सामने संगीत का नहीं, भाषा का ही स्वर था। और सांगीतिकता के विचार में भी वह व्यंजन संगीत से हटकर स्वर संगीत को वरीयता दे रहे थे। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि पल्लव के पंत गीतिका के निराला से आगे या अधिक आधुनिक थे। पल्लव के पंत गीतिका के निराला से आगे या अधिक आधुनिक थे, लेकिन जिस भेंट का उल्लेख मैं कर रहा हूँ उसमें निराला का स्वर संवेदन कहीं आगे था, जबकि उस समय तक पंत अपनी प्रारंभिक स्थापनाओं से न केवल आगे नहीं बढ़े थे, बल्कि कुछ पीछे ही हटे थे और फिर पीछे ही हटते गए। उस समय का नए से नया कभी भी मानने को बाध्य होता कि अगर कोई पाठक उसके स्वर से स्वर मिलाकर उसे पढ़ सकता है तो वह आदर्श सहृदय पाठक निराला ही है। एक पीढ़ी का महाकवि परिवर्ती पीढ़ी के काव्य को इस तरह समझ सके, परिवर्ती कवि के लिए इससे अधिक आप्यायित करने वाली बात क्या हो सकती है? सुमन ने कहा, निराला जी, अब इस बात पर अपना एक नया गीत सुना दीजिए। मैंने आशंका भरी आशा के साथ निराला की ओर देखा। निराला ने अपनी पुरानी बात दोहरा दी, निराला इज डेड, आई एम नॉट निराला। सुमन कुछ हार मानते हुए बोले,
मैंने सुना है आपकी नई पुस्तक आई है अर्चना, वह आपके पास है, हमें दिखाएंगे? निराला ने एक वैसे ही खोए हुए स्वर में कहा। हाँ आई तो है, देखता हूँ। वह उठकर भीतर गए और थोड़ी देर में पुस्तक की 2 प्रतियां ले आए। बैठते हुए उन्होंने एक प्रति सुमन की ओर बढ़ाई, जो सुमन ने ले ली। दूसरी प्रति निराला ने दूसरे हाथ से उठाई, लेकिन मेरी ओर बढ़ाई नहीं। उसे फिर वापस अपने सामने रखते हुए बोले, यह तुमको दूंगा। सुमन ने ललक कर कहा, तो यह प्रति मेरे लिए है, तो इसमें कुछ लिख दे।